Hi everyone, welcome to Vivek Tutorials. In today's video, we are starting with the first chapter of Science 1, that is gravitation. Gravitation, I would say, it is one of the most important chapters in your curriculum, and it will be quite fascinating to learn about so many new things in this chapter. So without much delay, let's get started. चैप्टर का नाम ग्रेविटेशन, पहला टॉपिक ही है द नेम ऑफ द चैप्टर इटसेल्फ ग्रेविटेशन. अब ग्रेविटेशन जब हम सुनते हैं और ग्रेविटी आर ऑफ कोर्स वेरी रिलेटेड टर्म्स. अब जब हम सुनते हैं ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स, हमको सबसे पहला याद आता है आइजैक न्यूटन, एप्पल का ट्री से गिरना एंड देन द डिस्कवरी ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स. अब ये स्टार्ट कैसे हुआ? वी आर ऑल वेल अवेयर ऑफ द फैक्ट कि सर आइजैक न्यूटन एक एप्पल ट्री के नीचे बैठे थे एंड एप्पल टूट के ग्राउंड पे गिरा, उनके सर पे नहीं गिरा था. ऐसा बहुत सारा मिसकंसेप्शन है कि उनके सर पे गिरा, फिर क्यों उनको अचानक से जब बल्ब ग्लो हुआ एंड देन इट स्ट्राइक हिम. नहीं, ऐसा कुछ नहीं था. द एप्पल फेल ऑन टू द ग्राउंड. ठीक है, और जब एप्पल ग्राउंड पे गिरा देन ही स्टार्टेड थिंकिंग ओवर इट कि जब एप्पल ट्री से या ब्रांच से इनफैक्ट टूटा तो वो सीधे नीचे ही क्यों आया. इट कुड हैव गॉन इन वेरियस डायरेक्शंस. मतलब टूट के सीधे ऐसे क्यों गिरा? टूट के ऐसे जा सकता था एट सर्टेन एंगल, टूट के हॉरिजॉन्टल जा सकता था, टूट के ऊपर जा सकता था, बट व्हाई ओनली डिड इट फॉल इन द वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन? तो बहुत सोचने के बाद उनको रियलाइज हुआ कि शायद जो अर्थ है वो एप्पल को अपनी तरफ खींच रहा है. ठीक है, द अर्थ माइट बी एक्सर्टिंग अ फोर्स ऑन द एप्पल व्हिच कॉज द एप्पल टू फॉल डाउन वर्टिकली. अब इसके साथ ही उनको क्लिक हो गया कि दिस इज व्हाट आई कॉल ग्रेविटेशनल फोर्स. अभी जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, सिंस इट्स अ काइंड ऑफ फोर्स, तो कोई भी फोर्स का जो यूनिट होता है दैट इज न्यूटन. तो फोर्स का SI यूनिट इज न्यूटन, ये हमको याद रखना है. ठीक है, नाउ अब सिंस ग्रेविटेशनल फोर्स का यूनिट न्यूटन है, और ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ अर्थ का ही होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स हर चीज का होता है. मतलब इनफैक्ट मेरा भी ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, तुम्हारा भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, एक पेन का भी ग्रेविटेशनल फोर्स होता है. ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन समथिंग बीइंग प्लैनेट. ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड करता है मास पर. जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होगा. इफ यू कंपेयर योर मास और माय मास विथ अर्थ का मास, तो अर्थ का मास तो बहुत ज्यादा है, तो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स भी बहुत ज्यादा है. सन का ग्रेविटेशनल फोर्स तो अर्थ से भी ज्यादा है, बिकॉज सन का मास अर्थ से बहुत ज्यादा टाइम्स ज्यादा है इनफैक्ट. ठीक है, तो इस यूनिवर्स में हर चीज का ग्रेविटेशनल फोर्स है. ठीक है, वो हम डिटेल में थोड़ा बाद में पढ़ेंगे, चैप्टर में आएगा कि वो ग्रेविटेशनल फोर्स किस पर डिपेंड करता है. जैसे हमने अभी डिस्कस कर ही लिया कि मास पे डिपेंड करता है, बट टेक्निकली और इस टॉपिक में डिटेल में जाएंगे थोड़ी देर बाद. ठीक है, नाउ अभी जो हम ये पढ़ रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटी का टॉपिक, तो अब कैसा होता है कि कोई भी चीज हम जब रिलीज कर देते हैं इट फॉल्स वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में. वर्टिकली डाउनवर्ड मतलब सीधा नीचे गिरना. ऐसे मतलब अगर ये सरफेस है तो ऐसे गिरना इज वर्टिकली डाउनवर्ड, ऐसे गिरना या ऐसे गिरना इज नॉट वर्टिकली डाउनवर्ड. तो स्ट्रेट परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड इज वर्टिकली डाउनवर्ड. तो कोई भी चीज अर्थ उन ऑब्जेक्ट्स पर, उन सब्सटेंसेस पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करता है एंड दो सब्सटेंसेस स्टार्ट फॉलिंग इन द वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन. अब ये वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन गिरता तो है, नो डाउट इन दैट, लेकिन इवेंचुअली ये सारे ऑब्जेक्ट्स ट्राई कर रहे होते हैं अर्थ के सेंटर पे पहुंचने का. मतलब जब हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन इज डाउनवर्ड, ये राइट है, बट जो फोर्स एक्ट हो रहा है दैट इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ. इसका मतलब है सपोज यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, दिस इज ऑब्जेक्ट ए एंड ऑफ कोर्स द बिगर सर्कल इज आवर प्लैनेट अर्थ. ठीक है, तो ये अर्थ का सेंटर है. तो अर्थ इस ऑब्जेक्ट ए पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करेगा, तो ऑफ कोर्स ये ऐसे गिरना स्टार्ट होता है वर्टिकली डाउनवर्ड्स. तो ये नीचे तो गिर रहा है बट ये ट्राई करता है एक्चुअली अर्थ के सेंटर पे पहुंचने का. ठीक है, सपोज एक और ऑब्जेक्ट लेते हैं, ऑब्जेक्ट यहां पर है, दिस इज ऑब्जेक्ट बी. तो अर्थ इसको भी नीचे गिराएगा, तो मतलब ये ऐसे यहां पे नीचे नहीं गिरेगा वर्टिकली डाउनवर्ड्स. मतलब अर्थ ऑफ कोर्स इट इज स्फेरिकल, तो हर जगह पर जो भी ऑब्जेक्ट है वो अर्थ के सरफेस की तरफ गिरता है, तो ये ऑब्जेक्ट भी अर्थ के सरफेस की तरफ गिरेगा ऐसे. ठीक है, मतलब एक्चुअली ये अर्थ के सरफेस पर गिर रहा है बट इट इज ट्राइंग टू रीच द सेंटर ऑफ द अर्थ. ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट यहां पर है, ऑब्जेक्ट सी, तो अर्थ उसको भी अपनी तरफ खींचेगा, तो ये ऑब्जेक्ट भी अर्थ के सरफेस पे गिरेगा बट इट विल ट्राई टू रीच द सेंटर ऑफ द अर्थ. तो हमको ये याद रखना है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन होता है वो वर्टिकली डाउनवर्ड्स तो है, बट एक्चुअली द फोर्स इज एक्सर्टेड बाय द सेंटर ऑफ द अर्थ. या हम ऐसा कह सकते हैं कि जो डायरेक्शन है ग्रेविटेशनल फोर्स का वो सेंटर ऑफ अर्थ पे पहुंचने का ट्राई करता है. सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ.
ठीक है, तो ये याद रखना है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्टिंग इन द वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन और उस फोर्स का डायरेक्शन होता है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो न्यूटन को ये भी सारे आइडियाज आने लगे कि जब अर्थ एप्पल को अपनी तरफ खींच रहा है, अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, तो क्या ये पॉसिबल है कि इस यूनिवर्स में जितने ऑब्जेक्ट्स हैं, जितने हेवनली बॉडीज हैं, उन पर भी अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होता होगा? अभी सारे ट्री का हाइट एक जैसा तो होता नहीं है, कुछ फ्रूट्स अर्थ के सरफेस के थोड़ा पास होंगे, कुछ फ्रूट्स काफी ऊपर होंगे ट्री पे, कुछ और बहुत ज्यादा ऊपर होंगे, तो उन पर भी तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होता ही है। तो न्यूटन ये सोचने लगे कि क्या बाहर जो स्पेस में ऑब्जेक्ट्स हैं, अर्थ उन पर भी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करता है, मून पर भी एक्सर्ट करता होगा डेफिनेटली। तो ये सारे आइडियाज उनको धीरे धीरे आने लगे। तो इसका जवाब हमको ऑफ कोर्स इस चैप्टर में धीरे धीरे मिलता जाएगा। सो दीज वर फ्यू क्वेश्चंस व्हिच न्यूटन स्टार्टेड आस्किंग हिमसेल्फ कि ये ऐसा हो सकता है क्या, इज दिस द पॉसिबिलिटी। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर ऑफ कोर्स इस चैप्टर में हम कवर करेंगे, ठीक है। सो अभी फिलहाल इस टॉपिक जो हमने पहला टॉपिक स्टार्ट किया ग्रेविटेशन, उसमें बस ये याद रखना है कि अर्थ हर ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स एक्सर्ट करता है, उस फोर्स का डायरेक्शन होता है वर्टिकली डाउनवर्ड्स, बट एक्चुअली होता है इट इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है। ऑलराइट, नाउ मूविंग अहेड विद समथिंग कॉल्ड एज फोर्स एंड मोशन। फोर्स एंड मोशन में बहुत ज्यादा कुछ हमको डिटेल में नहीं पढ़ना है। फोर्स एंड मोशन से हमको बस ये समझना है कि अगर मुझे एक ऑब्जेक्ट, सपोज इफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑलरेडी इन मोशन, तो मुझे उसका अगर स्पीड बढ़ाना है तो हमको उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करना पड़ेगा। अगर हमको एक ऑब्जेक्ट का स्पीड बढ़ाना है तो फोर्स एक्सर्ट करना पड़ेगा। सपोज एग्जांपल है इसका, मैं बाइसिकल राइड कर रहा हूं, बाइसिकल चला रहा हूं, ठीक है। तो बाइसिकल चला रहा हूं, मुझे अपना स्पीड बढ़ाना है, तो मुझे पेडल पे और ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। ज्यादा फोर्स अप्लाई करूंगा देन आई बी एबल टू इंक्रीज माई स्पीड। या फिर सपोज मैं एक कार्ट पुश कर रहा हूं, कार्ट इज ठेला, ठीक है, वो ठेला होता है ना जो सब्जी वाले लेके जाते हैं। इफ आई एम पुशिंग दैट कार्ट, अगर मुझे चाहिए इस कार्ट का स्पीड बढ़े तो मुझे ज्यादा फोर्स एक्सर्ट करना पड़ेगा। सो फोर्स एक्सर्ट करके ही हम ऑब्जेक्ट का स्पीड इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो हमको एक चीज याद रखना है कि स्पीड बढ़ाने के लिए फोर्स एक्सर्ट करना ही पड़ता है। दूसरा चीज, अगर मुझे ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज करना है तो भी फोर्स चाहिए होता है। कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट का अगर मुझे डायरेक्शन चेंज करना है तो भी फोर्स एक्सर्ट करना पड़ेगा। सिंपल एग्जांपल, मैं बाइसिकल चला रहा हूं और मैं स्ट्रेट ट्रैवल कर रहा हूं, मुझे राइट टर्न लेना है, तो मुझे हैंडल पे फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। मैं हैंडल पे फोर्स अप्लाई करूंगा, राइट हो या लेफ्ट हो, हैंडल पे फोर्स अप्लाई करने के बाद ही मैं डायरेक्शन चेंज कर सकता हूं। या फिर इफ आई एम ड्राइविंग अ कार, मुझे लेफ्ट टर्न लेना है तो स्टीयरिंग पे मैं फोर्स अप्लाई करूंगा एंड देन आई विल बी एबल टू टर्न द कार टुवर्ड्स द लेफ्ट डायरेक्शन, ठीक है। तो मतलब एक ऑब्जेक्ट का अगर मुझे स्पीड चेंज करना है या डायरेक्शन चेंज करना है, दोनों के लिए ही फोर्स एसेंशियल है। बिना फोर्स एक्सर्ट किए हम ऑब्जेक्ट का स्पीड या डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इस टॉपिक में से हमको बस इतना दिमाग में बिठाना है कि अगर हमको डायरेक्शन चेंज करना है या अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो मतलब फोर्स तो प्रेजेंट होगा ही। बिना फोर्स के डायरेक्शन चेंज नहीं किया जा सकता है। ऑलराइट, नाउ ये चीज को दिमाग में बिठा लेना है कि डायरेक्शन चेंज करने के लिए फोर्स चाहिए होता है। नाउ मूविंग अहेड इन द चैप्टर, नेक्स्ट टॉपिक है सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सर्कुलर मोशन। अभी सर्कुलर मोशन तो हम सबको पता ही होता है, द मोशन बीइंग परफॉर्म्ड इन अ सर्कुलर मैनर। जो मोशन सर्कुलर मैनर में हो रहा होता है उसको हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। अब ये सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन उस ऑब्जेक्ट का जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है उसका डायरेक्शन कैसा होता है पहले वो हम समझते हैं, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे हैं, एक एक्टिविटी जैसा बुक में दिया हुआ है, हम एक स्टोन लेते हैं, स्टोन को एक स्ट्रिंग से टाई कर देते हैं, ठीक है। एक स्टोन है, उसको एक स्ट्रिंग से बांध दिया और उसको मैं ऐसे ऐसे सर्कुलर डायरेक्शन में रोटेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर सपोज ये दिस इज द हैंड एंड दिस इज दैट स्टोन टाइड टू अ स्ट्रिंग, तो ये जो स्टोन होगा ये ऐसे 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 मेरे हाथ के अराउंड घूमता रहेगा जब तक मैं इसे फोर्स एक्सर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर सपोज मैं इसको ऐसे रोटेट कर रहा हूँ एंड आई लुक फ्रॉम द टॉप, अगर मैं ऐसे ऊपर से देखूं तो ये ऐसा सा सर्कल दिखाई देगा मुझे। तो व्हाट आई एम ड्राइंग इज आई एम ड्राइंग अ सर्कल हियर।
ठीक है, तो सर्कुलर मोशन परफॉर्म हो रहा है. दिस इज द सेंटर ऑफ दैट सर्कुलर पाथ. तो मतलब मैं स्टोन को घुमा रहा हूँ एंड लुक फ्रॉम द टॉप, तो ऐसा सर्कल वो एक इंस्क्राइब कर रहा होगा और वो सर्कल को हम ऊपर से देख रहे हैं. ठीक है, एंड मान लेते हैं दिस इज दैट स्ट्रिंग और यहाँ पे वो स्टोन है. ठीक है, अब ये स्टोन बार बार ऐसा पूरा सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है. अब ये सर्कुलर मोशन में ना उस स्टोन का डायरेक्शन बार बार चेंज हो रहा है. स्टोन का डायरेक्शन बार बार चेंज कैसे हो रहा है? सपोज अगर ये स्टोन यहां पर है एट पॉइंट ए, तो अब ये स्टोन बाहर नहीं जाएगा, मतलब उस सर्कुलर मोशन में घूमता रहेगा, ऐसे से घूमता रहेगा. तो ये स्टोन बाहर नहीं जाने वाला है, ये स्टोन अंदर नहीं आने वाला है. इट इज गोइंग टू मूव परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर मतलब ये रेडियस है सर्कुलर मोशन के, सर्कुलर पाथ का, और ये जो स्टोन है ये परपेंडिकुलर मूव करने वाला है, मतलब इसका डायरेक्शन ऐसे होगा. ठीक है, दिस इज परपेंडिकुलर. अगर मान लेते हैं ऑफ कोर्स इट इज मूविंग इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, वो स्टोन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है. अगर सपोज स्टोन यहां पर है तो ये रेडियस हो गया, उसका डायरेक्शन ऐसा रहेगा परपेंडिकुलर. इफ द स्टोन इज हियर तो उसका डायरेक्शन ऐसा रहेगा, अगेन परपेंडिकुलर. अगर स्टोन सपोज यहां पर है तो वो इधर जाने का ट्राई करेगा, परपेंडिकुलर, और ये ऐसा हो गया 90 डिग्री का. ठीक है, सो व्हाट डू वी नीड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस इज कि सर्कुलर मोशन में जो ऑब्जेक्ट रोटेट हो रहा होता है इन दैट सर्कुलर मैनर, उसका जो डायरेक्शन होता है इट इज ऑलवेज टेंजेंशियल टू द सर्कुलर पाथ. टेंजेंशियल का मतलब होता है अलोंग द टेंजेंट. आई होप यू नो व्हाट इज टेंजेंट. टेंजेंट होता है सर्कल को जो लाइन टच करता है सिर्फ एक पॉइंट पर. ठीक है, इफ दिस इज द सर्कल, तो ये जो लाइन होगा विच टचेस द सर्कल एट वन पॉइंट, दिस इज कॉल्ड टेंजेंट. ठीक है, तो सर्कुलर मोशन में जो ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन होता है मूव करने का वो टेंजेंशियल होता है. तो सपोज दिस इज एट पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी, दिस इज पॉइंट डी. तो पॉइंट ए पे अलोंग द टेंजेंट, ऑफ कोर्स टेंजेंट ऐसा बनेगा पूरा. तो हमने डायरेक्शन ऊपर क्यों लिया? बिकॉज एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है इसलिए. अगर ये क्लॉकवाइज होता तो टेंजेंट नीचे बनता, ये वाला नहीं होता, फिर ये वाला नीचे बनता. ठीक है, तो हमको ये याद रखना है कि इसका डायरेक्शन यहां पर ऐसा है ए पे अलोंग दिस डायरेक्शन, बी पे ऐसा है, सी पे ऐसा है और डी पे ऐसा है. So from the 4 points we have considered in this circular motion, we can easily observe कि डायरेक्शन बार बार चेंज हो रहा है. ए पे डायरेक्शन ऐसा है, बी पे ऐसा है, सी पे ऐसा है, डी पे ऐसा है, तो डायरेक्शन बार बार चेंज हुआ है. अभी हमने जस्ट इस टॉपिक के डिस्कस करने के पहले पढ़ा था कि कभी भी अगर डायरेक्शन चेंज करना होता है तो फोर्स की जरूरत होती है. बिना फोर्स एक्सर्ट हुए डायरेक्शन चेंज नहीं हो सकता है. तो सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन तो बार बार चेंज हो रहा है. अब बार बार डायरेक्शन चेंज हो रहा है मतलब देयर मस्ट बी फोर्स एक्टिंग इन द सर्कुलर मोशन व्हिच इज एनेबलिंग द ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स डायरेक्शन. तो वो फोर्स जो होता है, जैसे अगर हम उस ऑब्जेक्ट, उस स्टोन को घुमा रहा हूं मैं, तो मैं अपने हाथ से ऐसे फोर्स एक्सर्ट करता रहता हूं. ये मैं हाथ से ऐसे घुमा इसको क्यों रहा हूं? बिकॉज वो जो स्टोन है, मैं उस स्टोन पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा हूं अपने हाथ की मदद से, और वो फोर्स का डायरेक्शन है टुवर्ड्स माय हैंड. ऑब्जेक्ट जो है, जो घूम रहा है, उस पर मैं फोर्स तो एक्सर्ट कर रहा हूं इसे घुमा घुमा के, और मैं ट्राई कर रहा हूं इस ऑब्जेक्ट को फोर्स एक्सर्ट कर रहा हूं इस पे टुवर्ड्स माय हैंड. तो ये टुवर्ड्स माय हैंड मतलब इट इज अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर. तो मतलब एक फोर्स एक्ट हमेशा होता है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ. अगर मैं ऐसे से घुमा रहा हूं तो ऑब्जेक्ट ऐसा सर्कुलर मोशन में घूमता रहेगा. अगर मैं घुमाने से छोड़ दूं, इफ आई मेक माई हैंड स्टिल, तो वो जो स्टोन है ऑफ कोर्स वो धीरे धीरे रुक ही जाएगा. ठीक है, मतलब ये फोर्स जो मैं एक्सर्ट कर रहा था अपने हाथ की वजह से, उसकी वजह से ही वो ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर पा रहा है. If I stop exerting that force, the stone will no longer perform or inscribe a circular motion. ठीक है, तो मतलब सर्कुलर मोशन में एक फोर्स हमेशा एक्ट होता है एंड दैट इज टुवर्ड्स द सेंटर. वो जो मैं फोर्स एक्सर्ट कर रहा हूं अपने हाथ की मदद से, वो मेरे हाथ के तरफ है, कोई भी पॉइंट पे हो. अगर स्टोन यहां पर है, मैं घुमा रहा हूं तो इट इज टुवर्ड्स माय हैंड. अगर स्टोन यहां पर है, इट इज अगेन टुवर्ड्स माय हैंड. सो दिस फोर्स which is acting towards the center of the circular motion is called centripetal force. Centripetal force वो फोर्स होता है जो सर्कुलर मोशन में सेंटर की तरफ होता है. इट इज एक्टिंग अलोंग द रेडियस, रेडियस पे एक्ट हो रहा है और सेंटर की तरफ आना चाहता है. सिंस वो फोर्स सेंटर की तरफ आना चाहता है, सेंट्रिपिटल फोर्स को हम सेंटर सीकिंग फोर्स भी बोलते हैं. सेंट्रिपिटल फोर्स इज ऑल्सो कॉल्ड सेंटर सीकिंग फोर्स. सेंटर सीकिंग फोर्स मतलब समथिंग विच ट्राइज टू सीक सेंटर. सीक सेंटर मतलब वो सेंटर की तरफ आना चाहता है. ठीक है, सो ये जो फोर्स है ये आना चाहता है सेंटर की तरफ ऑफ द सर्कुलर मोशन.
तो इसलिए इसको सेंटर सीकिंग फोर्स भी बोलते हैं। और सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स होता है जो सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन चेंज करने में हेल्प कर रहा है। मतलब अगर स्टोन यहां पर है, उसका डायरेक्शन ऐसा है, तो अब ये डायरेक्शन जो ऐसा है वो चेंज क्यों हो पाया? इफ दिस इज द डायरेक्शन, तो उसका डायरेक्शन चेंज क्यों हो पाया? बिकॉज इस पर फोर्स एक्ट हुआ। फोर्स एक्ट होने की वजह से इसका डायरेक्शन धीरे 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 ऐसे चेंज हो रहा है। मतलब सपोज इफ दिस पेन इज दैट डायरेक्शन ऑफ द टेंजेंट, तो अगर मुझे इसको टिल्ट करना है, डायरेक्शन चेंज करना है, तो मुझे इसे फोर्स एक्सर्ट करना पड़ेगा, तभी ये थोड़ा ऐसा टिल्ट होगा, फिर और टिल्ट होगा, फिर और टिल्ट होगा, ऐसे टिल्ट होता जाएगा। तो अगर मुझे इसका डायरेक्शन चेंज करना है तो बार बार मुझे फोर्स एक्सर्ट करना पड़ेगा टुवर्ड्स द सेंटर, और वो फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर सपोज मैं वो स्टोन को घुमा रहा हूं विद द हेल्प ऑफ माय हैंड, और अगर मैं किसी पॉइंट पे उस स्ट्रिंग को छोड़ देता हूं, आई रिलीज इट, तो क्या होगा? वो जो स्टोन है जो ऐसे सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा था, वो टेंजेंशियली कहीं से भी बाहर निकल जाएगा। कहीं से भी बाहर का मतलब जिस पॉइंट पे हमने स्टोन को, उस स्ट्रिंग को छोड़ दिया, तो स्टोन जहां पर होगा उस पॉइंट से वो टेंजेंशियली बाहर निकल जाएगा। मतलब अगर सपोज ये वो सर्कुलर पाथ है और दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ, वो स्टोन को सपोज मैंने इस पॉइंट पे छोड़ दिया, घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो अगर मैंने इस पॉइंट पे स्टोन को छोड़ दिया, मतलब स्ट्रिंग को ऑफ कोर्स रिलीज कर दिया, तो जो स्टोन है इस डायरेक्शन में टेंजेंशियली बाहर निकल जाएगा। ऐसे टेंजेंशियली मतलब अलोंग द टेंजेंट निकल जाएगा। अगर सपोज स्टोन यहां होता और मैंने स्ट्रिंग को छोड़ दिया, तो जो स्टोन है वो टेंजेंशियली इस डायरेक्शन में बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अगर सपोज स्टोन यहां पर है तो टेंजेंशियली इस डायरेक्शन में बाहर निकल जाएगा। तो मतलब जब तक हम फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं तब तक ही वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, और वो फोर्स कहां पर एक्ट होता है? टुवर्ड्स द हैंड, मतलब टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ, एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल फोर्स। तो एक चीज दिमाग में बिठानी है कि हर सर्कुलर मोशन में, दुनिया में, यूनिवर्स में कोई भी सर्कुलर मोशन हो, उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स तो होता ही है। ऐसा कोई भी सर्कुलर मोशन नहीं है जिसमें सेंट्रीपिटल फोर्स ना हो। क्यों? बिकॉज अगर सर्कुलर मोशन है वो, तो सर्कुलर मोशन है मतलब उसका डायरेक्शन बार बार चेंज हो रहा है। कभी टेंजेंट ऐसा रहेगा, कभी टेंजेंट थोड़ा बेंड हुआ, फिर कभी टेंजेंट ऐसे, फिर कभी ऐसे, फिर कभी ऐसे, फिर कभी ऐसे, मतलब उसका डायरेक्शन तो बार बार चेंज हो ही रहा है। सर्कुलर मोशन है तो डायरेक्शन बार बार चेंज होगा ही। अब डायरेक्शन बार बार चेंज हो रहा है मतलब फोर्स एक्ट करता ही होगा, बिना फोर्स के तो डायरेक्शन चेंज हो नहीं सकता है। So in every circular motion, there is a force acting towards the center, and which that force is called as centripetal force. Centripetal force को हम center seeking force भी बोलते हैं because it tries to reach the center of the circular path. ठीक है? और centripetal force का direction होता है towards the center, acting along the radius. Along the radius मतलब radius पे center की तरफ आने को try करता है। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं, मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ। ये अर्थ है और मून इसके अराउंड घूम रहा है, तो मून भी तो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, मतलब मून भी अपना डायरेक्शन बार बार चेंज कर ही रहा है। अगर डायरेक्शन चेंज नहीं करता तो उसको तो एक पाथ पे कहीं यहाँ पे बाहर निकल जाना चाहिए था, बट इट इज ऑलवेज मूविंग इन अ सर्कुलर मोशन, मतलब वो भी अपना डायरेक्शन बार बार चेंज कर रहा है। बार बार डायरेक्शन चेंज कर रहा है मतलब अर्थ मून पे एक फोर्स एक्सर्ट करता रहता है, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। और अर्थ और मून के बीच में फोर्स होता कौन सा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, सो अर्थ और मून के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। सेम एग्जांपल है मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन, उसमें भी सेम चीज होता है। अनदर एग्जांपल कुड बी मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस। हमको पता होता है कि न्यूक्लियस में दो पार्टिकल होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन इज पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन हैज गॉट नो चार्ज, तो ओवरऑल जो चार्ज न्यूक्लियस पे आएगा वो पॉजिटिव आएगा, बिकॉज प्रोटॉन पॉजिटिव है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है, तो न्यूक्लियस पे पॉजिटिव आ गया, और इलेक्ट्रॉन इनके अराउंड ऐसे घूमते रहते हैं। अब इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे घूम रहे हैं तो मतलब सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं। सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं मतलब इन पर फोर्स एक्ट हो रहा है, तभी डायरेक्शन चेंज कर पा रहे हैं। तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स होता है वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। अगर ये सारे फोर्सेस ना हो, मतलब मून और अर्थ के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स ना हो, फिर सन या बाकी प्लैनेट्स के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स ना हो, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ना हो, तो सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं हो पाएगा। बिकॉज फोर्स नहीं है तो डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, और डायरेक्शन चेंज नहीं होगा तो सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं होगा। सो द बॉटम लाइन ऑफ दिस टॉपिक इज, हमको याद रखना है कि सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल फोर्स होता ही है, जिसको सेंटर सीकिंग फोर्स कहते हैं, एंड जिसका डायरेक्शन इज अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर। ऑलराइट, ठीक है, सो हमने यहां तक डिस्कस किया। अब इसके बाद
इसके बाद का जो टॉपिक है दैट इज केपलर्स लॉज। ठीक है, योहानेस केपलर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बहुत सारा ऑब्जर्वेशंस किया था अबाउट द प्लैनेटरी सिस्टम्स, और उसके हिसाब से उन्होंने 3 लॉज बताए हैं। और वो 3 लॉज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो मतलब बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो व्हाइल यू आर व्यूइंग दिस वीडियो, तुम वो टॉपिक को केपलर के 3 लॉ को मार्क कर सकते हो। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तीनों लॉ तो लर्न करना ही है। बट वो केपलर लॉ पढ़ने के पहले उसमें एक चीज हम यूज करने वाले, दैट इज कॉल्ड एन एलिप्स। ठीक है, अब ये एलिप्स क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं। सपोज मेरे पास एक कोन है, ठीक है, ये एलिप्स क्या होता है वो हम समझ लेते हैं, फिर हम पढ़ेंगे केपलर्स लॉज। तो एक कोन है मेरे पास and it is kept inverted of course। अगर इस कोन को मैं हॉरिजॉन्टली कट करूं, ठीक है, इफ दिस कोन इज कट हॉरिजॉन्टली, तो अगर मैंने यहां से इसको कट कर दिया तो इतना पार्ट हम हटा देंगे। अगर सपोज मैं इतना पार्ट हटा देता हूं ऊपर का, अब जब मैं कोन को ऊपर से देखूंगा तो मुझे कुछ ऐसा शेप दिखाई देगा, सर्कल। ठीक है, जब मैंने कोन को हॉरिजॉन्टली कट किया और फिर जब ऐसे वो कोन था मैंने कट कर दिया, ऊपर से देखूंगा तो सर्कल दिखाई देगा, ऐसा नजर आएगा। ठीक है, नाउ अगर ये कोन को मैं इफ इट इज कट एट एन इंक्लाइंड प्लेन, या कुछ एंगल पे टेढ़ा स्लैंट, मैं वैसा कट करूं, अगर सपोज इफ आई कट दिस ऐसा, फिर इतने पार्ट को हटा दो, तो मैं इतने पार्ट को हटा देता हूं। ठीक है, अब जब हम ऊपर से देखेंगे कोन को तो कैसा शेप नजर आएगा, ऑलमोस्ट ऐसा। ठीक है, सर्कल नजर नहीं आएगा, ऐसा ओवल शेप, एग जैसा शेप। ठीक है, अंडे का शेप कैसा होता है वैसे ओवल शेप नजर आएगा। इस ओवल शेप को हम बोलते हैं एलिप्स। ठीक है, तो जब हम किसी कोन को इंक्लाइंड प्लेन पे कट करते हैं, द शेप ऑब्टेन्ड इज एन एलिप्स। अब ये एलिप्स का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। ठीक है, ये एलिप्स है। एलिप्स में सर्कल जैसा कोई सेंटर नहीं होता, बिकॉज सर्कल का जो सेंटर होता है वो सर्कल के हर पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट होता है, और एलिप्स में पॉसिबल नहीं है, बिकॉज एलिप्स इज नॉट अ यूनिफॉर्म शेप। कहीं पर अगर मैं ये सेंटर मान भी लूं तो यहाँ पे डिस्टेंस कम है, यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा है, सो वी डोंट हैव अ सेंटर इन एलिप्स। ठीक है, एलिप्स में सेंटर नहीं होता है, देयर आर 2 पॉइंट्स, 2 फोकल पॉइंट्स इन फैक्ट। तो उन दोनों फोकल पॉइंट्स को बोलते हैं फोकस 1, फोकस 2, और इंस्टेड अगर हम प्लूरल बोले तो फोकाई हो जाएगा। जैसे रेडियस का रेडियाई होता है वैसे फोकस का फोकाई होता है। तो एलिप्स में 2 फोकाई होते हैं। ठीक है, एंड दिस इज F1 and this is F2. This is first focal point, this is second focal point. ठीक है, तो एलिप्स में देयर आर 2 फोकाई F1 and F2 as it is clear from the diagram। और फोकस, दोनों फोकस का मतलब ये खासियत होता है कि अगर मैंने इस एलिप्स पे कोई भी पॉइंट कंसीडर किया, सपोज आई एम कंसीडरिंग दिस पॉइंट, पॉइंट ए। ठीक है, तो इस पॉइंट ए का डिस्टेंस फ्रॉम बोथ द फोकाई, तो हमको क्या करना है, मैं इसको ज्वाइन कर देता हूं। दिस इज AF1, दिस इज AF2, इनको ऐड करता हूं मैं, AF1 प्लस AF2। ठीक है, इसका जो वैल्यू आएगा वो अब किसके इक्वल आएगा वो पढ़ते हैं। सपोज मैंने कोई दूसरा पॉइंट लिया, आई एम टेकिंग पॉइंट बी, पॉइंट बी लिया, पॉइंट बी को भी मैं दोनों फोकस से ज्वाइन करता हूं, तो दोनों फोकस से ज्वाइन किया, तो अब इनको भी मैं लिख देता हूं BF1 BF2। तो ये BF1 प्लस BF2 का जो भी आंसर होगा ना, दैट विल बी इक्वल टू AF1 प्लस AF2।
वैसे अगर कोई और पॉइंट भी मैं ले लेता हूं, सपोज इफ आई टेक अ पॉइंट हियर, पॉइंट सी, तो F1 को ज्वाइन किया C से और फिर मैं F2 को ज्वाइन कर रहा हूं C से, तो CF1 और CF2 को भी मैं जब ऐड करूंगा इट विल बी इक्वल टू AF1 प्लस AF2 एंड BF1 प्लस BF2। तो मतलब फोकाई वो पॉइंट्स होते हैं जिन पॉइंट से एलिप्स पे कोई भी पॉइंट को हमने ज्वाइन किया और उस पॉइंट का दोनों फोकाई से डिस्टेंस को ऐड करें, तो कोई भी पॉइंट तुम ले लो एलिप्स पे, उन दोनों का भी जो डिस्टेंस होगा ऐड करने पर इक्वल ही आएगा। ठीक है, सो दिस इज एन इंट्रोडक्शन और द आइडिया ऑफ एलिप्स, जितना हमको बस पता होना चाहिए। इसके बेसिस पे केपलर के लॉ हैं, हम वो पढ़ेंगे। तो आई होप इट इज क्लियर कि एलिप्स हमको मिलता है बाय कटिंग द कोन इन एन इंक्लाइंड प्लेन। अगर मैं हॉरिजॉन्टली कट करूंगा तो सर्कल मिलेगा, अगर मैं इसको टेढ़ा कट करूंगा तो हमको एलिप्स मिलेगा। एलिप्स में एज सच कोई सेंटर नहीं होता है। एलिप्स में दो फोकाई होते हैं F1 एंड F2। इनकी खासियत ये होती है कि एलिप्स में अगर कोई भी पॉइंट हमने कंसीडर किया, उनको ज्वाइन कर दो फोकाई से, तो उस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम बोथ द फोकाई को ऐड करो एंड इट विल बी इक्वल टू एनी अदर पॉइंट ऑन द एलिप्स और उनका डिस्टेंस फ्रॉम द टू फोकाई। तो दिस इज व्हाट वी नीड टू नो ऑफ एलिप्स। ऑलराइट, ठीक है। नाउ इसके बेसिस पे हमको पढ़ना है केपलर्स के लॉ। ठीक है, अब केपलर के लॉ 3 है, वो हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तुमको वो मार्क भी करना है मेरे ख्याल से। एट द एंड ऑफ द चैप्टर जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं उसमें भी वो होगा, और मोस्टली होना ही चाहिए, नहीं भी है तो भी और तो मार्क करके ही रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो केपलर के लॉ के लिए जो बेसिक चाहिए था हमको एलिप्स, वो हमने पढ़ लिया है। केपलर लॉ और उसके आगे जो है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, सो टिल देन हमने टेक्स्ट बुक का 2 पेज, ठीक है, द फर्स्ट पेज ऑफ द चैप्टर, द सेकंड पेज एंड थर्ड पेज का मे बी हाफ, मतलब एक पैराग्राफ है केपलर लॉ का, एंड देन देयर इज a bit information about ellipse, तो उतना you need to read। टेक्स्ट बुक रीडिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो रीड करते रहना। डू नॉट लूज द टच ऑफ रीडिंग द टेक्स्ट बुक, सिर्फ ग्लैंस मत करना, एक एक चीज को पढ़ो, एक एक चीज को समझो। ठीक है, रीड द टेक्स्ट बुक एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट विद द केपलर लॉ, और केपलर लॉज इनफैक्ट 3 लॉ है, और उसके आगे हम चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एंड बाय बाय।